नमस्कार, मैं मनदीप कुमार एपीटीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने हरियाणा की राजनीति को बहुत लंबे समय तक नजदीक से देखा है और 1991 से लेकर 96 तक श्रम और रोजगार मंत्री रहे और उनकी जो छवि है एक धाकड़ नेता की रही है। श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, आपसे पहला ही सवाल ये है कि आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया और आपकी प्रेरणा का क्या स्रोत रहा? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं 1966 में 67 में मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी लग गया था। हाँ जी। क्रिकेटर होता था मैं, खिलाड़ी के रूप में मैंने भर्ती किया और मैं 1973 में नौकरी से सस्पेंड हो गया। और सस्पेंड होने के बाद एक दिन चौधरी बंसीलाल जी के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह, उन्होंने मुझे एक मैच खेलने के लिए भिवानी बुलाया और मैच में मैंने बड़ा धाकड़, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था हरियाणा का क्रिकेट का। मैं हरियाणा की तरफ से 25 फर्स्ट क्लास के मैच खेला हुआ हूं और मुझे पेंशन भी मिलती है क्रिकेट की हरियाणा की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से। तो मैच के बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह जो चौधरी बंसीलाल के बेटे थे, उन्होंने कहा क्यों ना आपको एनएसयूआई का हरियाणा का प्रेसिडेंट बना दें। और मुझे 1974 की बात है, शायद ये 73 में मैं सस्पेंड हुआ था, 74 की बात है। 74 में मुझे उन्होंने एनएसयूआई का स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया। स्टेट का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं राज्य की पीसीसीआई की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसका भी मेंबर बन गया। तो मैं आज 50 साल से ज्यादा मुझे राजनीति में हो गए। मेरे से सीनियर शायद ही हरियाणा में कोई होगा जो इतनी लंबी जिसने पारी खेली हो। और एकदम से मेरे दिमाग में आए कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए और सुरेंद्र सिंह जी मुझे राजनीति में लेके आए और 1974 से मेरी पारी विधिवत रूप से स्टार्ट हुई। तो भजनलाल सरकार के टाइम पर आप श्रम एवं रोजगार मंत्री रहे। उस समय पर आपने ऐसा कौन सा यादगार कार्य किया और दूसरा जो क्षेत्र था इसमें आपने क्या बदलाव लेकर आए इस क्षेत्र के अंदर? उससे पहले मैंने एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का आंदोलन किया था। चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे। मैं क्योंकि एनएसयूआई का प्रेसिडेंट था, छात्र नेता था। और हरियाणा के अंदर 1977 में पहली बार बसों में और सिनेमा हॉल में कंसेशन हमारे उस एजिटेशन की वजह से हुआ था। उसमें मेरे पे डकैती लगी, मैं 1 महीना जेल में रहा। बाद में वो केस विड्रॉ हो गए। और उस समय इंदिरा जी के पास जिस समय मैं गया, मैंने जब इंदिरा जी ने को ऑलरेडी पता था, क्योंकि अखबारों में बड़ी भारी खबर थी कि रोहतक में बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ है। तो इंदिरा गांधी जी जो है मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी, कहने लगी इतना दुबला पतला लड़के ने इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा कर दिया। मुझे कहने लगी बेटा इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया। मैं कहा जी हो गया। कहने लगी अब संजय सामने बैठा, उससे बात कर ले, वो आपकी जमानत करवा देगा। और यहां से उस समय मेरी जमानत हुई। बाद में उस मेरे पे जो डकैती मेरे पे लगाई गई थी उसमें 1 महीना जेल के बाद मैं जमानत पे आ गया और यहां से मेरी पॉलिटिकल शुरुआत हुआ। 1991 में राजीव गांधी जी ने और भजनलाल जी ने मिलकर मुझे टिकट दिया। एक्चुअली राजीव जी मुझे लोकसभा लड़ाना चाहते थे, लेकिन लोकसभा 1989 के अंदर चौधरी देवीलाल ने रोहतक से और सीकर से चुनाव लड़ा था। रोहतक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सीकर का रख लिया। तो रोहतक में उपचुनाव होना था। मैं राजीव जी से मुझे मिलवाया चौधरी भजनलाल ने और राजीव जी कहने लगे चुनाव लड़ो और अगर नौकरी करते हो तो छोड़ाओ। मैंने नौकरी उसी दिन छोड़ दी, लेकिन वो इलेक्शन स्टे हो गया। चौधरी हरद्वारी लाल ने पिटीशन की हुई थी हाई कोर्ट में, इलेक्शन पिटीशन किया था। वो कहने लगे जब तक मेरा इसका पिटीशन का फैसला नहीं होता, जब तक आप चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता। 91 में चुनाव हुआ। उस समय भी राजीव जी ने मुझे पूछा कि आपका तो इस्तीफा कराया था मैं कहा जी बिल्कुल कराया था। तो मुझे कहने लगे लोकसभा लड़ना है या विधानसभा। मैंने कहा जी मेरा मन तो विधानसभा लड़ने का है। उसने कहा ठीक है आप विधानसभा लड़ो, लोकसभा किसी और को लड़ाएंगे। तो यहां से मेरा सफर स्टार्ट हुआ। चौधरी भजनलाल ने मेरे बहुत मदद की और आज भी मैंने उसके वक्त कराए हुए काम आज भी लोग याद करते हैं।
हरियाणा के अंदर मकड़ौली गांव में लड़कियों की पहली ITI, हरियाणा में पहली लड़कियों की ITI मैं मकड़ौली गांव में लेके आया। मेरे वक्त में जितने भी वाटर कोर्सेज थे, जिसको खाड़े बोलते हैं, मैंने सारे पक्के कराए थे। पूरे हरियाणा में कोई MLA नहीं था जिसके सारे 100% खाड़े पक्के हों। मैंने 1991 से लेके 95-96 तक मैंने सारे पक्के कराए, और इस प्रकार से मेरी शुरुआत हुई। और मैं एक कार्यकर्ता की तरह, मिनिस्टर नहीं था मैं कार्यकर्ता था, एक कार्यकर्ता की तरह लोगों के काम करवाता था। आजकल तो बदली आफत खड़ी हो जाती है, किसी की बदली हो जाए। आज के टाइम में तो बदली, मैं तो वो बदली करा के उनके घर में कागज पहुंचा देता था। मैं किसी को चंडीगढ़ भी नहीं आने देता था। तो काम करने का शौक था और हमने काम करके दिखाया। आज भी मेरे चुनाव क्षेत्र में किसी से जाके पूछेंगे तो मेरा ख्याल वो लोग मेरे बारे में अच्छा बताएंगे। तो आप एक मंत्री रहते हुए आपको कोई ऐसा पल जो आज भी याद आता हो, ऐसा कोई किस्सा जो आज भी आपको याद आता हो? 1993 में मैंने सांगी गांव में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में एक PHC बनाई थी, छोटा अस्पताल बनाया था मैंने। जब मैं उद्घाटन कराने लग गया तो कुछ लोग गांव के आए, कहने लगे जी यहाँ तो बड़ा अस्पताल बनना था, आपने छोटा बनवा दिया। मैंने कहा ये लोग आपको भड़का रहे हैं, या तो लोकदल के लोग भड़का रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग भड़का रहे हैं। और वो लोग मेरे गले पड़ गए कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा थोड़े दिन में आपको सब पता लग जाएगा। 1993 में मैंने हॉस्पिटल बनाया सांगी में, और उसके बाद आज 2025 हो गया है, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चीफ मिनिस्टर रहे। वो अस्पताल वैसा का वैसा रह गया। उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहता तो अपग्रेड कर सकता, CHC बना सकता था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। लेकिन वो PHC वैसी की वैसी रहेगी भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के शासनकाल में। और यहां तक कि उसकी साफ सफेदी भी नहीं करा पाए वो। तो हमारे खिलाफ इस प्रकार के प्रचार होते थे, हमें बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन हकीकत बाद में सब लोगों को पता लग जाती थी। ये किस्सा मेरे साथ हुआ। मंत्री साहब, आप ऐसा बताओ कि आप ऐसे नेता थे कि किलोई विधानसभा में पहली बार कांग्रेस को आपने जितवाया था, उससे पहले किसी ने नहीं जितवाया था। इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरे से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 5 चुनाव हारा था। 2 चुनाव स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा 82-87 में हारे थे। 67 में और 77 में उनके पिताजी चौधरी रणबीर सिंह जी चुनाव हारे थे। 72 में उनका भाई हारा था। 5 चुनाव हारने के बाद मैं ये चुनाव लड़ा, और मैं ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही, लोगों की बड़ी कृपा रही। मेरे परिवार में 2 MLA और भी रह चुके हैं इस इलाके से। एक मेरे ताऊ चौधरी टेकराम होते थे, वो लाहौर कौंसिल होती थी, वो MLC कहते थे उनको। लाहौर कौंसिल के 1923 में MLA पहली बार बने थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा को मातूराम जी नंबरदार नाम से जानते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो दादा, उनको हराया था। उसके बाद चौधरी राम स्वरूप आए, 4 बार वो MLA बने, और 91 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा, और वो हारी हुई सीट को मैंने जीत में बदल दिया। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ लोकसभा लड़ रहे थे ऊपरवाड़ी में। टोटल चुनाव तो वो जीत गए थे, लेकिन कलोई से वो हार गए थे। कलोई से मैं जीता था और वो हार गए थे। तो मैं बहुत बड़ा अपने आप को फख्र महसूस करता हूँ। लोगों ने बड़ा आशीर्वाद दिया, और जैसा आशीर्वाद लोगों ने दिया, मैंने कोशिश की लोगों की सेवा करने की। तो आप जनहित कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। 2009 में इस पार्टी से रोहतक लोकसभा से उम्मीदवार भी रहे, लेकिन फिर भी आपने जनहित कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? ऐसा था जी, हम जनहित कांग्रेस बनाना नहीं चाहते थे। ये तो चौधरी कुलदीप सिंह ने एकदम से बगैर किसी के बताए जनहित कांग्रेस की घोषणा कर दी मंच से। किसी को नहीं पता था कि कोई ऐसी घोषणा भी होगी, लेकिन अब बना दी तो ठीक है। फिर मुझे लोकसभा का चुनाव लड़वाया। लोकसभा के चुनाव में दीपेंद्र मेरे खिलाफ खड़ा था। मैं 2 गांवों में गया था, वहां टोटल एक तरफा बोगस पोलिंग हो रही थी। सरकार कांग्रेस का था, दीपेंद्र चीफ मिनिस्टर का बेटा था। तो उन्होंने जो धांधली की ना, मैं 7 बजे इलेक्शन शुरू हुआ, 7:30 बजे मैंने खड़वाड़ी मेरे अपने गांव में और सांगी गांव में जब धांधली देखी, तो मेरा मन आया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने 7:30 बजे चुनाव छोड़ दिया था, और मैंने चुनाव का बायकाट किया था।
उसके बावजूद मेरे आधे घंटे में 20,000 वोट आ गए थे। तो मैंने इलेक्शन छोड़ दिया था। हाँ, मेरा बहुत मन था चुनाव लड़ने का, और उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। क्या जब आप कांग्रेस में आए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपसे टिकट का वादा किया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो एक बार नहीं, कई बार टिकट का वायदा किया था। फिर ऐसे क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिली? ऐसा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ मेरे घर आए एक बार, जिस समय टिकट मैंने ज्वाइन किया था। सुभाष बत्रा मेरे साथ था, वो चश्मदीन गवाह हैं। उन्होंने कहा भाई 2009 में तो टिकट देंगे नहीं, 14 में देखेंगे, 14 में देंगे। मेरे साथ 14 में भी धोखा हुआ, और जब 19 में धोखा होने लगा तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ के जाने लगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे फोन करके बुलाया कि नहीं, मैं तुझे टिकट दूंगा, ये दूसरी बार हुआ है टिकट की। हाँ, लेकिन 19 में फिर नहीं दी। तो मैं निष्क्रिय हो गया, अपने घर बैठ गया। तो विधानसभा का चुनाव जब खत्म हुआ, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे कमरे में आए थे और मुझे कहने लगे कि बड़ौदा से इस बार आपको चुनाव लड़ाएंगे, बड़ौदा सोनीपत में है जो। हाँ। तो मैंने कहा आप कैसे चुनाव लड़ाएंगे, 6 बार का एमएलए, उसको टिकट कैसे काटेंगे? कहने लगा श्री कृष्ण हुड्डा मेरे पास आया था, उसने कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अब आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इसलिए मैं आपके बीच में पास आया हूं। श्री कृष्ण हुड्डा की जब मेरे से बात हुई, 2 महीने बाद उनकी डेथ होगी। डेथ के 2 महीने बाद मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गया। मैंने कहा आपने वायदा किया था? कहता हाँ मैंने वायदा किया था। तो अब मैं क्या, इलेक्शन आ गया है? कहने लगा इलेक्शन जरूर आ गया है, लेकिन मैं आपको टिकट नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं दे पाओगे? कहता वहां के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया कि आउटसाइडर को इस बार हम नहीं जीतने देंगे। तो उस चक्कर में मैं 3-4 बार वायदे होने के बाद भी मैं टिकट नहीं दे पाया। तो एक मैं छोटा सा सवाल और ऐड करना चाहूंगा। हाँ। कि आप पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि आपने पार्टियां बहुत बदली है। पार्टी मैंने बदली नहीं। देखो, जनहित कांग्रेस तो कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस का हिस्सा था, सारे कांग्रेस के लोग थे। भजनलाल कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। भजनलाल की लीडरशिप में चुनाव हुआ था 2005 में, और 67 सीटें भजनलाल जी जितवा के लाए थे। जब उनके साथ विश्वासघात हुआ, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, मेजोरिटी उनके साथ थी, 67 में से 52-53 एमएलए उनके साथ थे, फिर भी उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, तो वो बड़े आहत थे, हम लोग भी आहत थे। तो उस चक्कर में एक बार तो मैंने उस समय मैं जनहित कांग्रेस में आया। एक बार मुझे भजनलाल जी ने कहा था कि आप बीजेपी में चलो, हम भी आ रहे हैं बीजेपी में। एक बार मैं जब गया था, और एक अब मैं जब भूपेंद्र से दुखी हो लिया, मैंने पार्टी छोड़ी भूपेंद्र हुड्डा की व्यवहार की वजह से। और भूपेंद्र हुड्डा ने 27 सितंबर 2024 को मुझे फोन कर किया इलेक्शन से पहले। मुझे कहने लगा सरकार आ रही है और भाई साहब वापस आ जाओ। मैंने कहा आपसे दुखी हो गए तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी है, मैं कैसे वापस आ जाऊं? तो मैं कई पार्टियों में नहीं गया, मेरे पास बड़े प्रेशर आए कई पार्टियों के, और भी कई पार्टियों के, मैं नहीं गया। हाँ, एक बीजेपी में जरूर मैं गया हूं, और बीजेपी में भी जब मैंने देखा मेरे रास्ते सारे बंद हो गए, मेरे रास्ते सब खत्म हो गए थे, जब मैं बीजेपी में गया। नहीं, एक चीज और जो लोग बोलते हैं कि जो कांग्रेस है वो बाप बेटे की पार्टी है, इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हो? इन्होंने थी तो ये आम आदमी की पार्टी थी। भूपेंद्र हुड्डा ने, इसके बेटे ने बाप बेटे की पार्टी बढ़ा दिया। इसमें 36 बरादरी होती थी, आज इसमें 6 बरादरी भी नहीं है, खा गए 30 बरादरियों को। ये लोगों ने कांग्रेस को नहीं नकारा, बाप बेटे को नकारा है। बाप बेटे ने जिस प्रकार से इनका व्यवहार था, जिस प्रकार से, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता था, ऐसे कैसे बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर तो जो मुकद्दर वाला होगा आदमी, जिसके मुकद्दर में चीफ मिनिस्टर बनना होगा वो बनेगा। आप चीफ मिनिस्टर के चक्कर में भूपेंद्र हुड्डा ने जितना विश्वासघात कांग्रेस के साथ किया है, आज तक किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1977 में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, और इंदिरा जी को हथकड़ी लगाई थी चौधरी चरण सिंह ने। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर उस बेचारी को हथकड़ी लगी को छोड़ के एक और कांग्रेस बन गई थी। एक कांग्रेस में विभाजन हुआ था, रेड्डी कांग्रेस। ये रेड्डी कांग्रेस में चले गए थे, और इंदिरा गांधी के ने इनको क्या नहीं दिया। ये एमएलए का चुनाव हार जाते थे, इनको एमपी बना दिया जाता था,
मिनिस्टर बना दिया था, कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया, पता नहीं क्या क्या नहीं किया इंदिरा जी ने, इंदिरा परिवार ने, लेकिन ये कभी उसके वफादार नहीं रहे। अब 2019 में एक G23 बनाई, वो G23 उसमें सारे लीडर थे, वो बेचारे गुलाम नबी को तो पार्टी छोड़नी पड़ गई, कपिल सिब्बल को भी पार्टी छोड़नी पड़ गई, कई लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ गई। और वो G23 इसलिए बनाई थी कि वो राहुल गांधी को टारगेट कर सकें। ये किसी का भी सगा नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जिस इंदिरा गांधी ने इसको, सोनिया गांधी ने, जो इसके 5 मेंबर थे 67 में से, और इसको चीफ मिनिस्टर बनाया, उसी सोनिया गांधी और उसके बेटे के खिलाफ इसने G23 बनाया। और उस G23 के चक्कर में 2019 में राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार का रिकॉर्ड रहा है, ये कभी किसी से वफादार नहीं रहे। इनसे पूछोगे कि हमने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी, मैं आपको रिकॉर्ड प्रूफ दे सकता हूं कि इन्होंने 1977 में कांग्रेस छोड़ी थी, 80-81 में वापस आए थे, लेकिन सेटिंग बाज है, बड़ी जल्दी सेटिंग कर गए। सेटिंग आज भी इनकी सेटिंग है, सेटिंग की वजह से कांग्रेस हारी है। अगर इनकी सेटिंग ना होती तो कांग्रेस कभी नहीं हारती। मतलब कि आप भी बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। बी टीम 100%। जो भूपेंद्र सिंह चौटाला कहते हैं कि बी टीम है कांग्रेस, वो मतलब कि आप 100%। ये जो है ना, ये तो अब आप किसी आम चलते आदमी से पूछ लो, वो कह देगा हाँ ये सेटिंगबाज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों का विश्वास, और उसका बेटा लोगों का विश्वास खत्म खो चुके हैं। अब इनकी कहानी समाप्त हो चुकी है। अब ये राजनीति में कभी नहीं उभर पाएंगे, कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये देख लेना, ये मेरी भविष्यवाणी है। तो फिर आपने कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी को ज्वाइन किया, क्या बीजेपी ने, पार्टी ने भी आपको टिकट का ऑफर दिया था या उन्होंने वादा किया था? ऐसा था कि उस समय चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल जी खट्टर। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हजारों लोगों की संख्या में मेरे साथ लोगों ने ज्वाइन किया था, और खट्टर साहब इतने गदगद हो गए कि उन्होंने मंच से ये कहा था कि ये इलाका हरा भरा, ये बंजर इलाका था, अब कृष्णमूर्ति उठा गया हरा भरा हो जाएगा। तो कोई टिकट का कोई वादा नहीं होता बीजेपी में, लेकिन एक संकेत था कि हरा भरा हो जाएगा, कम लोग टिकट मिल जाएगी, और कोई टिकट लेने वाला भी नहीं था। लेकिन भगवान जाने क्या हुआ, वो मेरा कट गया टिकट। अब पता नहीं किस चक्कर में कट गया, ये तो मैं बता नहीं पाऊंगा। कहीं इसमें भी हुड्डा साहब का कोई रोल तो नहीं था? हो सकता है, आजकल ऐसा ही है, कुछ नहीं पता लगता कौन क्या कहाँ सेटिंग कर जाए। राजनीति में सेटिंगबाजी बहुत होने लगी। आपका विपक्ष पर क्या कहना है? कांग्रेस ने 1 साल बाद विपक्ष का नेता चुना और फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता चुना। मेरा अनुमान है, मेरा कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे बहुत से साथी हैं जो कांग्रेस में अच्छे पदों पे हैं, वो बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग करता है, ब्लैकमेल, पहले भी ब्लैकमेल करता रहा है, हमेशा इसने ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स की है। सोनिया गांधी जी को भी ब्लैकमेल किया, राहुल गांधी को भी ब्लैकमेल किया, जहां इनको मौका मिला ये ब्लैकमेल करता रहा है। तो मेरा अनुमान है कि इसको बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए, अगर बनाना होता 1 साल पहले बना देते। जो मुझे लोगों की खबर है, सुनी सुनाई है कि मजबूरी में बढ़ाना पड़ा, और शायद हो सकता है 1-2 साल के लिए, उसके बाद दोबारा रिकंसिडर कर सकती है पार्टी। लेकिन ये कांग्रेस का मामला है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि कांग्रेस में अब भूपेंद्र हुड्डा कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चौधर लेके आऊंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, क्योंकि राहुल जी तो कह चुके हैं कि भाई मैंने तो ओबीसी की पॉलिटिक्स करनी है, हमारी सरकार आएगी तो ओबीसी का चीफ मिनिस्टर होगा। तो इन हालात में इनका बाप बेटे का फ्यूचर जो है वो खत्म हो चुका है। अब ये कभी किसी बड़े पद पे आपको कभी नजर नहीं आएंगे। जो बीजेपी ने अभी स्लोगन दिया है 11 साल तरक्की बेमिसाल, 1 साल गना कमाल, क्या बीजेपी ने कागजों पर ही काम किया या फिर धरातल पर भी ये काम हुए हैं? देखो, मैं तो 2.5 साल से बीजेपी में हूं, लेकिन मैंने नायब सिंह सैनी का काम देखा है, काम करने का ढंग बहुत अच्छा है। वो पहला चीफ मिनिस्टर है जो कभी किसी के का अपमान नहीं करता, वरना चीफ मिनिस्टर तो यहाँ
लोगों को घर में बुला बुला के अपमान करते थे। शरीफ आदमी है और अच्छा काम कर रहा है, और खर्ची पर्ची उसने खत्म कर दी, और वो जात पात से ऊपर उठ के विकास करवा रहा है, अच्छे काम कर रहा है। और इससे अच्छा चीफ मिनिस्टर मेरे हिसाब से अभी तक हरियाणा में नहीं आया। और जो ये कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने जो कहा है वो तकरीबन किया है। और अभी तो 4 साल सरकार के पड़े, अगर कुछ रह गए हैं कसर वो अब अगले 4 साल में हो जाएंगे। आपको लगता है कि बीजेपी ने जो चुनाव के दौरान वादे किए थे वो कितने % आप मानते हो कि पूरे किए हैं? तकरीबन पूरे हो चुके हैं। 24 फसलों का MSP। नहीं, एक जैसे कि वादा था कि जैसे युवाओं से रिलेटेड ही है कि 2 लाख नौकरी देंगे। आप मानते हो कि इतनी नौकरियां मतलब कि सरकार दे सकती है? 1 लाख तो दे चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा दे चुके हैं ये। वो तो पिछले उसका था ना कि जो अब 2024 का। आगे 2 लाख बड़े आराम से दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और नौकरियों में पारदर्शिता है, नौकरियों में कोई पर्ची खर्ची नहीं है, कोई रिश्वतबाजी नहीं है। मेरिट से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने बहुत लोग मिले हैं, एक मेरे इलाके में एक परिवार के 2 3 भी एक परिवार के लग रहे हैं, और इसलिए कि वो पढ़ाई में होशियार है परिवार। नहीं, बीजेपी पे भी ये आरोप तो लगता रहा है कि जो डी ग्रुप के वो तो हरियाणा के भर्ती की है, और जो ऊपर की पोस्टें है A और B ग्रुप के वो बाहर के की है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि हमारा जो संविधान है ना, उसमें लिखा है कोई कहीं नौकरी कर सकता है। मेरे गांव का एक लड़का यूपी में एडिशनल सेशन जज भर्ती हो गया, वो अब यूपी में है। और मेरे बहुत से साथी हैं जो जजेज हैं, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। तो उसमें कोई आदमी कहीं भी पर्चा भर सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है। और उस संदर्भ में हो सकता है कि बाहर के कुछ लोग आगे हों और उन्होंने कुछ बड़ी पोस्टों पे ज्वाइन भी कर लिया हो। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ वो यही है कि हमारे संविधान में है कि कोई आदमी कहीं अप्लाई कर सकता है, कहीं नौकरी कर सकता है। तो ये जो बाहर के लोग लगे हैं ये मेरिट पे लगे हैं, बगैर मेरिट के कोई नहीं लगा। आपकी उम्र का अब तगाजा हो गया है, आप आपकी राजनीतिक विरासत किसे देंगे, या फिर कौन होगा आपका राजनीतिक विरासत का? देखो, विरासत में ये चीजें नहीं जाया करती, कभी विरासत फेल हो जाती है। मेरा लड़का वकील है, 3 सब्जेक्ट में MA पास है, और काबिलियत उसमें पूरी है। अगर वो काबिल होगा तो वो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं रह जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपने मैं अपने आखिरी सांस तक मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। मैं अब भी हफ्ते में 5 दिन गांव में जाता हूँ, लोगों के दुख सुख में जाता हूँ, लोगों की समस्याओं का समाधान कराता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों के बीच में दिन में 5-7-8 घंटे ना लगाऊं। तो अगर भविष्य में बीजेपी आपको किलोई विधानसभा सीट से टिकट देती है तो आपको कितने % चांस लगता है कि आप वहां से जीतोगे, या फिर कितने मार्जिन से आप हार सकते हो? अगर पिछली बार तो मुझे टिकट मिलती है तो शायद मैं हारता, लेकिन अब अगर किलोई से मुझे टिकट दे दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उसके बेटे के खिलाफ, 110% मैं चुनाव जीतूंगा। क्योंकि इनका जो था लोगों के सामने भ्रम था वो खत्म हो चुका है। ये तो इस भ्रम में लोगों को आए थे ना, भाई चौधर लाएंगे, लोगों के काम करेंगे। जब चौधर 10 साल थी जब भी काम नहीं हुए। आप किसी गांव में पूछ लेना, बहुत से गांव में मैंने जो आदमी लगाए थे उनकी संख्या ज्यादा, इनके चीफ मिनिस्टर बड़े। और दो प्लान, मेरा तो 1 प्लान था, इसको 2 प्लान मिले हैं। तो इसने काम नहीं किए, काम करे होते तो आज इनकी हालत ना होती। तो मैं समझता हूं कि मेरे परिवार ने और मैंने खूब लोगों की सेवा की है, और निरंतर मैं अपने आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करता रहूंगा। आप हरियाणा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूंगा कि थोड़े जागरूक रहो। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो उसको आशीर्वाद दो। अगर कोई सरकार लोगों के खिलाफ काम करती है, भ्रष्टाचार है उसमें, कानून व्यवस्था काबू ना आए, ऐसी अगर कोई बात होती है तो सरकार को निश्चित तौर पर सबक सिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक मात्र ऐसी सरकार है जिसने इन तीनों क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो उनके देखता हूं, कोई रिश्वत का मतलब ही नहीं, वो मेरिट से नौकरियां मिल रही हैं।
जो जिसकी मेरिट से आती है वो अपने ज्वाइन कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है कि नौकरियों में पारदर्शिता है और कोई पैसे की गड़बड़ नहीं है, कोई रिश्वतबाजी नहीं है और ईमानदारी से ये सरकार लोगों की सेवा कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम।